नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके सामने एक नए ज़िले के साथ उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है ज़िला भोपाल। आज हम भोपाल ज़िले को पढ़ेंगे जो कि भोपाल संभाग भी है ना। भोपाल संभाग में आप सभी को पता है, हमने जो ज़िले और संभाग वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि भोपाल में 5 ज़िले आते हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। मैप में आप देख सकते हैं विदिशा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन और सीहोर, इस तरह से 5 ज़िले आते हैं भोपाल संभाग में। दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। और यह 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो ये भोपाल जो भोपाल ज़िला है ये भोपाल ज़िला ना होकर के सीहोर ज़िले की एक तहसील थी। ठीक है, जब मैंने मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि भोपाल जिला कब बना। 1972 में, 1972 में ये 2 को अंडरलाइन करवाया था। तो 2 जिले बने थे यहाँ पर, कौन कौन से? भोपाल और एक बना था राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव बना था। ये 1972 की बात है। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव बना था। तो 1972 से पहले भोपाल क्या था? एक तहसील थी सीहोर ज़िले की। ये आप सीहोर ज़िला देख सकते हैं, इसकी तहसील थी कौन? भोपाल। 1956 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से ही भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल बनी। ठीक है, जो कि तहसील के रूप में थी। तो इतना आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है भोपाल। भोपाल संभाग का भाग है और इसको ये 5 राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, जो भोपाल संभाग के 5 ज़िले हैं, भोपाल संभाग के जो 5 ज़िले हैं ये इन्हीं के चारों तरफ है। एक देख लीजिए, गुना। गुना टच करता है किसको? भोपाल को। विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि इसको कौन सा ज़िला टच करता है या नहीं करता है, बस आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपको लोकेशन याद हो जाए। ठीक है, कि भोपाल है कहाँ पर। उसके नॉर्थ में देख सकते हैं गुना है, विदिशा है, और अगर और देखें तो राजगढ़ है। और यहाँ पर ये देखिए साउथ वेस्ट में कौन है? तो ये रायसेन है। और यहाँ पर दक्षिण में देखेंगे तो रायसेन है। ठीक है, इस तरह से सीहोर, रायसेन, सागर। सागर टच नहीं करता है, भोपाल की लोकेशन देखना है तो देखिए रायसेन टच करता है एक, विदिशा, गुना, राजगढ़ और सीहोर। इतना हो गया। फिर मध्य प्रदेश की ये कैपिटल है। इसके बाद देख सकते हैं गठन। तो मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी 1972 को 2 ज़िले बनाए गए थे। एक था भोपाल सीहोर से अलग करके, और एक था राजनांदगांव जो कि अब छत्तीसगढ़ का भाग है, राजनांदगांव जिला। इस तरह से 26 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था, किसका? भोपाल ज़िले का। ठीक है, और जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का गठन बताया था 1956 से पहले की बात करें तो ये एक भोपाल स्टेट के नाम पर था। मतलब पार्ट ए मैंने बताया था साउथ वाला, यहाँ पर सीपी एंड बरार था। यहाँ पर कौन कौन सा था? मध्य प्रांत, यानी कि पार्ट बी। और तीसरा तीसरा कौन सा था आपका? तीसरा था हमारा, तीसरा पार्ट सी, जिसकी कैपिटल रीवा हुआ करती थी, तो ये पार्ट सी हो गया। और चौथा भोपाल स्टेट था जो कि यही है। भोपाल स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी कौन? भोपाल। यहाँ पर देखिए पार्ट सी की कैपिटल हुआ करती थी रीवा। यहाँ पर पार्ट बी में कैपिटल, 2 कैपिटल थी, एक तो ग्वालियर था, दूसरा क्या था? इंदौर। शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पार्ट ए में, जो कि सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, इसकी कैपिटल क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के बहुत सारी महाराष्ट्र राज्य की रियासतें जो थी इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखना कि ये भोपाल स्टेट का भाग है। और इसके हेड कौन थे? तो उस समय थे शंकर दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट अपन समझ लेते हैं इसकी इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो भोपाल का पुराना नाम आप सभी को पता होगा, भोजपाल था। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। उनके राज्य की राजधानी क्या थी? धार थी।
जो अब मध्य प्रदेश का एक जिला है। धारा नगरी आपने सभी ने देखा होगा, धारा नगरी यानी कि धार, उस समय धारा नगरी के नाम से जानी जाती थी। ये कैपिटल थी राजा भोज की। ठीक है, तो राजा भोज ने बसाया किसको? भोपाल को। और शहर का पूर्व नाम भोजपाल था, जो भोज और पाल के संधि से बना था। परमार राजाओं के अस्त के बाद यह शहर कई बार लूट का शिकार बना। फिर इसके बाद भोपाल शहर की स्थापना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। तो अभी भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जो दोस्त मोहम्मद खान है, इस्लाम नगर इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, वो उसकी बात नहीं हो रही। ये कौन सा मैंने बोला? इस्लाम नगर, जो कि आज भी भोपाल में है। इस्लाम नगर अभी भी भोपाल में है। इसकी स्थापना पूछी जाती है किसने की थी, तो ये की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी, या इस्लाम नगर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, इतना याद रखना है इसके इतिहास में। इसको सात पहाड़ियों पर बसा हुआ जिला कह भोपाल शहर को 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ माना जाता है। यानी कि 7 पहाड़ियों पर बसा जिला कौन सा है? तो हमारा भोपाल है। सिटी ऑफ लेक है, झीलों का शहर कहते हैं। मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कौन है? तो भोपाल को ही कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका इतिहास हो गया। ये भी हमने देख लिया कि इसको बसाया किसने था। तो भोपाल शहर को 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। और भोपाल में तालाब का निर्माण, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है भोपाल झील, उसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है भोपाल का पुराना नाम भोजपाल, और निक नेम क्या क्या है? तो इसको पहाड़ों का शहर कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर कहते हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ पर क्या बताया मैंने कि दोस्त मोहम्मद खान इस्लाम नगर की को बसाया था इन्होंने, और भोपाल शहर की स्थापना भी इनने की थी बाद में, भोजपाल के बाद, जब परमार राजाओं का वहाँ शासन खत्म हो गया। उसके बाद फिर दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को बसाया था। 1708 1740 इसका टाइम है दोस्त मोहम्मद खान का। इस बीच इसने भोपाल को बसाया था। फिर है हमारा भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था, इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हैं इतिहास में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कैपिटल ही है अपनी, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आज़ादी के पहले भोपाल हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य था। और सन 1819 ईस्वी से लेके 1926 ईस्वी तक भोपाल का राज 4 बेगमों ने संभाला था। 1819 से लेकर के 1926 तक 4 बेगमों ने संभाला था। कुदसिया बेगम सबसे पहली महिला शासक बनी। वे गौहर बेगम के नाम से भी मशहूर हैं। जो कुदसिया बेगम हैं, इनको गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है। और उनके बाद उनकी इकलौती संतान नवाब सिकंदर जहां बेगम शासक बनी। ठीक है, और सिकंदर जहां बेगम के बाद उनकी पुत्री शाहजहां बेगम ने भोपाल रियासत की बागडोर को संभाला। तो इनके नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले कुदसिया बेगम, उसके बाद नवाब सिकंदर जहां बेगम, और फिर उनकी पुत्री शाहजहां बेगम। तो नाम याद कर सकते हैं, कुदसिया बेगम का नाम याद रख लेना, फिर उसके बाद नवाब सिकंदर बेगम, नवाब सिकंदर जहां बेगम, और उसके बाद शाहजहां बेगम। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं शाहजहां बेगम से पूछे गए हैं। फिर इसमें देख सकते हैं अंतिम मुस्लिम महिला शासक पुत्री सुल्तान जहां बेगम थी। बाद में उनके पुत्र हमीदुल्ला खान गद्दी नशी हुए, यानी कि उन्होंने राजपाट संभाला, जिन्होंने मई 1949 तक भोपाल रियासत के विलीनीकरण तक शासन किया। बेगमों के राज में भोपाल राज्य को रेलवे, डाक विभाग जैसे अनेक उपहार मिले। सन 1930 में नगर निगम का भी गठन हुआ। ठीक है, तो 1903 में नगर निगम का गठन हो गया, और रेलवे, डाक विभाग जैसे उपहार मिले बेगमों के राज्य में भोपाल को। ठीक है, तहसीलों की बात करें तो यहाँ पर 3 तहसीलें हैं। भोपाल ज़िले में 3 तहसीलें हैं, एक हुजूर, बैरसिया और भोपाल तहसील। ठीक है, तो भोपाल में क्या क्या फेमस है भोपाल तहसील में? तो आप सबसे पहले तो जो पूछा जाता है भारत भवन, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत भवन कहाँ पर है? इसी भोपाल तहसील में है। नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी
नरोन्हा। प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल। ताजुल मस्जिद भोपाल। जामा मस्जिद भोपाल। जो ताजुल मस्जिद है यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। सर्वाधिक बैठक क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। फिर इस्लाम नगर भी यहीं पर है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन ये भी कहाँ पर है, तो ये इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भी भोपाल में है। मिंटो हॉल जो पुराना विधानसभा भवन था ये भी कहाँ पर है, ये भी भोपाल तहसील में आता है। और इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की स्थापना 1996 वास्तुकार चार्ल्स कोरिया इन्होंने की थी। विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जिसकी स्थापना कब हुई, 1996 में, 1996 में। वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर, भोपाल में है। और आपने सुना होगा ग्राम न्यायालय, वैरसिया तहसील में क्या फेमस है, सिर्फ एक ही फैक्ट है जो 100 टाइम पूछा गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो बैरसिया भोपाल में स्थापित हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्राम न्यायालय कहाँ पर, बैरसिया भोपाल। फिर नदियों के बारे में, तो भोपाल में कोलार केरवा नदियाँ हैं। मोस्टली जो कोलार नदी है वो पूछी जाती है सीहोर ज़िले के लिए, क्योंकि परियोजना है वहाँ पर कोलार परियोजना। इससे भोपाल ज़िला भी लाभान्वित है, लेकिन मोस्टली ये किसके लिए पूछी जाती है, सीहोर ज़िले के लिए। तो नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो देख सकते हैं कोलार परियोजना है जो जिससे सीहोर और भोपाल ज़िला लाभान्वित है, लेकिन ये जो परियोजना है वो किस ज़िले की है, वो सीहोर ज़िले की है, ठीक है। इसका आंसर आपको सीहोर ज़िला लगाना है, ऑप्शन में आपको सीहोर मिलेगा, ठीक है। कोलार परियोजना कहाँ पर है, तो सीहोर में है। और इससे लाभान्वित जिले कौन है, तो सीहोर और भोपाल दोनों। भौगोलिक स्थिति हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उत्तर में गुना है, उत्तर पूर्व में विदिशा जिला है, पूर्व दक्षिण पूर्व में रायसेन, दक्षिण व पश्चिम में सीहोर जिला और राजगढ़ है। इस तरह से 5 जिलों से घिरा है भोपाल, ठीक है। तो वो सिर्फ लोकेशन याद करने का है, बाकी ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन से ज़िले को टच करता है, इस तरह से। नेशनल हाईवे देख लीजिए, जो NH-12 है वो कोटा की ओर से यानी कि राजस्थान की ओर से आता है, कहाँ पर, भोपाल में प्रवेश करता है। ये देखिए कोटा की ओर से आ रहा है NH-12, जो NH-12 है ये कोटा की ओर से आ रहा है यानी कि राजस्थान से आ रहा है। और जो NH-86 है ये रायसेन की ओर से आता है, ठीक है। फिर ये रायसेन की ओर, यहाँ से रायसेन की ओर से आएगा NH-86 और इस तरह से ये कोटा की ओर से फिर से चला जाएगा राजस्थान की तरफ। और जो NH-12 है ये कोटा की ओर से आता है और यहाँ बैतूल ज़िले की ओर चला जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब बैतूल ज़िला तो वहाँ पे बताएंगे किस तरह से है, या फिर जो नेशनल हाईवे इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा समझा दिया जाएगा कौन सा हाईवे कहाँ से गुजर रहा है और कितनी कितनी लंबाई है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भोपाल ज़िले पे 2 हाईवे निकलते हैं, एक NH-12 और एक NH-86, ठीक है। हाईवे से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया अभी तक, ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है NH-3, ठीक है। और सबसे छोटा भी पूछा जाता है NH-76 है। फिर ऋतुएं एवं जलवायु, तो ऋतुएं एवं जलवायु, यहाँ की जलवायु ठीक है, मतलब कि मध्यम रहती है जलवायु। और यहाँ चरम मौसम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है, मतलब कि ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंडियों में ज़्यादा ठंड होती है, मध्यम का रहेगा, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, मध्यम। मिट्टियाँ, तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है काली मिट्टी का क्षेत्र भोपाल ज़िले से, ठीक है। अभी तक आपने चंबल संभाग पढ़ा, ग्वालियर संभाग में पढ़ा, तो वहाँ पर आपको मिलती थी कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी मिलती थी वहाँ पर दोनों संभाग में। यहाँ से आपको प्योर काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो काली मिट्टी के रासायनिक संगठन में यहाँ दिया हुआ है लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला होता है। ये भी पूछा जाता है जो काली मिट्टी की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, ठीक है। तो काली मिट्टी से रिलेटेड 3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला क्या है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसी तरह बोल देता हूँ तो आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहली, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है, मतलब
मध्य प्रदेश के भूभाग में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अब ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि इसके संगठक कौन कौन है? तो लोहे और चूने के कारण, यानी कि आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग काला होता है। इसकी प्रकृति पूछी जाती है, तो प्रकृति कितने प्रकार कैसी होती है? क्षारीय, मैंने अभी बताया। ठीक है, इसकी प्रकृति होती है वेसिक यानी कि क्षारीय। फिर ये भी पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। काली मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है साधारण काली मिट्टी, एक होती है गहरी काली मिट्टी, और एक होती है कछारी मिट्टी। तो काली, साधारण काली, गहरी काली, कछारी, ये 3 प्रकार हो गए उसके। इसका एक निक नाम है, किसका? काली मिट्टी का निक नाम है, जिसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। रेगुर लिखा रहता है, नहीं तो रेगड़ लिखा रहता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, रेगड़ बोले रेगुर बोले। ये किस मिट्टी का नाम है? ये काली मिट्टी के निक नेम है, उसका उपनाम है। ठीक है, तो इतना हमने मिट्टी में समझ लिया। अब यहाँ जो भोपाल संभाग के जो जिले आएंगे, यहाँ पर इस मिट्टी की अधिकता होगी, काली मिट्टी की। ठीक है, फिर काली मिट्टी के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयोगी होती है, या बेस्ट किस फसल के लिए होती है? तो ये होती है कपास के लिए। ठीक है, कपास की फसल के लिए अच्छी होती है कौन? काली मिट्टी। तो आई थिंक मिट्टी का हमने पूरा पार्ट जान लिया। यहाँ पर जिला पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा। यहाँ पर देखिए वन्य जीव के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर वन्य जीव है कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो ये वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ISO प्रमाणित है। 9 आगे पढ़ेंगे, 9000 और 2000। ठीक है, ISO प्रमाणित है। मतलब भारत का पहला ISO प्रमाणित अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो है भोपाल का नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, तो वन विहार नेशनल पार्क ISO प्रमाणित है, वन्य जीव। और आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में, तो वही है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। सर्प उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? सर्प उद्यान भोपाल में मिलेगा आपको। श्वान प्रशिक्षण केंद्र, श्वान मतलब होता है कुत्ते, कुत्तों का प्रशिक्षण केंद्र, श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल के अंदर ही आता है। तो ये भी इसमें अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वन्य जीव ही है कौन? कुत्ता। तो श्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल ISO प्रमाणित है। और सर्प उद्यान भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, ये देखिए 9001 2008 है। ठीक है, इसको याद रखना, ISO 9001 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र पाने वाला प्रदेश का एकमात्र उद्यान है कौन? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना 1979 में राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के निकट एक पहाड़ी पर की गई है। बड़े तालाब के निकट एक पहाड़ी पर की गई है। 1979 सन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1979 में की गई। इसे उद्यान का स्थान 1983 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया है, तो ये पूछा नहीं जाता है। इसकी देखरेख वन विभाग करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, और विशाल चिड़ियाघर है इसमें। और लॉर्ज जू यानी कि विशाल चिड़ियाघर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो इतना सब नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको लगा देना भोपाल में। कृषि के बारे में तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी है, तो यहाँ पर गेहूं की फसल अच्छी होती है। गेहूं जो सरबती गेहूं है, ये कहाँ पर इसकी फसल सबसे अच्छी होती है? नरसिंहपुर, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, भोपाल। ठीक है, और मालवा क्षेत्र सहित कई जिलों में बहुतायत में होता है सरबती गेहूं। ये सरबती गेहूं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश इसका एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, पशुपालन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खनिज के लिए देख सकते हैं तो तांबा यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अगर तांबे से जुड़ा क्वेश्चन होगा तो अपनी तांबा नगरी बालाघाट से पूछा जाएगा। जो बालाघाट की मलाजखंड
खान हैं वहाँ पर तांबा पाया जाता है, तो तांबा नगरी अपनी मलाज खंड है यानी कि बालाघाट है, उसको पूछेगा। यह अत्यंत सुचालक है, इसके बारे में दिया है तांबा के, तो सबसे ज़्यादा सुचालक सिल्वर है और उसके बाद कौन आता है, तांबा। ठीक है, फिर देख सकते हैं औद्योगिक परिदृश्य, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का यहाँ पर भेल। भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL रहता है इसका, BHEL। ठीक है, बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिक और लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि किसके सहयोग से है, ब्रिटेन के सहयोग से है। तो ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, और आपने देखा होगा स्लीपर बनाने का कारखाना है, और जो इंजन बनाने का कारखाना है, रेलवे इंजन बनाने का कारखाना यहीं पर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, भेल एक कारखाना है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना, सन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, और 1964 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। फिर दिया है 2012 में भेल को महारत्न का स्थान दे दिया गया है, मतलब कि जो हमारी भेल कंपनी है इसको महारत्न का स्थान दे दिया गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन भेल से ही रिलेटेड है। भेल द्वारा एक स्कूल चलाया जाता है भोपाल में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्कूल, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्कूल है। वो आईएसओ प्रमाण पाने वाला पहला स्कूल है, मध्य प्रदेश का पहला स्कूल है जिसको आईएसओ प्रमाणित किया गया था, और वो संचालित है BHEL यानी कि भेल के द्वारा। नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय। फिर है, और इसी में दिया हुआ है कि BHEL भेल के बारे में दिया हुआ है कि इसका उत्पादों का विनिर्माण करता है, विद्युत उत्पादन एवं पारेषण उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, नवीनीकरण, योग्य ऊर्जा आदि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोतों की क्षेत्रों की पूर्ति करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है यहीं पे बनता है। ठीक है, भेल में। फिर है जनगणना, तो जनगणना में क्योंकि इसकी रैंक लगती है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो भोपाल है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो इंदौर की है। आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है इंदौर। और जनसंख्या घनत्व के मामले में भोपाल सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना है कि 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 व्यक्ति रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जिसकी रैंक लगती है उसको तो भूलना ही नहीं है विथ डाटा। 855 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना है। फिर जनगणना से ही संबंधित है, जो महिलाओं की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर जिला है वो भी कौन सा है, तो वो है भोपाल। भोपाल में महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। साक्षरता में 1 नंबर पर कौन है, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर सबसे पहले नंबर पर है, जबलपुर। लेकिन महिलाओं के बिहाव से, मतलब कि महिलाओं की शिक्षा के मामले में भोपाल 1 नंबर पर है। ठीक है, भोपाल किस में आगे है, तो महिला शिक्षा में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जनजाति परिदृश्य में अब भोपाल संभाग आ गया है। अपन ने मुरैना पढ़ा, मुरैना में कौन सी थी, तो सहरिया जनजाति। ग्वालियर में कौन सी थी, सहरिया जनजाति। अब यहाँ से शुरू होता है कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति यहाँ मिलने लगेगी, तो आप देख सकते हैं कोरकू जनजाति, इसको सौर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सौर जनजाति ये अलग जनजाति है, सौर जनजाति अलग है, और यहाँ पे सहरिया और कोरकू जनजाति भी कहीं कहीं मिलती है। मेनली जो कोरकू जनजाति वो सीहोर जिले में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसका कुछ भाग यानी कि कुछ मात्रा में भोपाल में भी हैं। तो देख लेते हैं, सौर जनजाति एक, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि जो सौर जनजाति है ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो इसमें देख सकते हैं दमोह, पन्ना, भोपाल, सागर, राजगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, इस तरह से भोपाल, रायसेन। तो भोपाल में भी सौर जनजाति पाई जाती है। फिर सहरिया जनजाति जो कि मेनली ग्वालियर और चंबल संभाग में थी, ये भोपाल में भी पाई जाती है, और ये इनकी बोली क्या है, तो सहरियाई है। सहरिया जनजाति के बारे में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बता चुका हूँ। ठीक है, कुछ मात्रा में कोरकू पाई जाती है, लेकिन कोरकू जो मेनली वो सीहोर जिले में मिलेगी। ठीक है, फिर बोलियाँ देख लीजिए, तो
बोलियों में बुंदेली है। बुंदेली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोली बुंदेली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, और भोपाल की प्रमुख बोली जो है वो बुंदेली ही है। बुंदेली को देख लीजिए, ये पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाएगा बुंदेली कहाँ कहाँ फैली हुई है। छतरपुर, पन्ना, दमोह, तो ये तो बुंदेलखंड के ही भाग हैं, तो यहाँ पर तो बुंदेली के अलावा कुछ भी लगाना ही नहीं है आपको। छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, मतलब पूरा का पूरा सागर संभाग बुंदेलखंड का एरिया है। और विदिशा, भोपाल, दतिया एवं नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर जिले में भी बुंदेली बोली जाती है। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पर ताजुल मस्जिद है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की भोपाल स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में एक है, और इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं शाहजहां बेगम से पूछे जाते हैं। इनके समय पे ही निर्माण कार्य शुरू हो गया था। किसका? ताजुल मस्जिद का। इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी है तो पूछी जाएगी। भोजेश्वर मंदिर तो राजा भोज ने बसाया है भोपाल को, तो इससे आप देखते ही लगा देंगे भोजेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा, तो ये होगा भोपाल में। ठीक है। फिर है शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित एक युद्ध स्मारक है, जिसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और यह लगभग 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 14 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युद्ध स्मारक, जिसको बोलते हैं शौर्य स्मारक के नाम पर जाना जाता है, इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका ये कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, शौर्य स्मारक भोपाल। भोजताल, तो भोज आ गया, राजा भोज ने इसको बसाया था। भोजताल कहाँ होगा? भोपाल में। बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील यही है, भोजताल। अन्य स्थलों में तो बिरला मंदिर भी पूछा जा चुका है। फिश एक्वेरियम ये भी पूछा जा चुका है। बिरला मंदिर कहाँ है? भोपाल। फिश एक्वेरियम ये भी भोपाल में है। समसगढ़ भोपाल। मनुआ भन की टेकरी भोपाल। माता पार्वती की गुफा मंदिर ये भी कहाँ पर है? भोपाल। देखिए जो बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, इस तरह के बड़े बड़े ज़िलों, इसमें छोटी से छोटी बात आप पढ़ने की कोशिश किया करें, मतलब कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है ना। तो बिरला मंदिर भोपाल, फिश एक्वेरियम भोपाल, समसगढ़ भोपाल, मनुआ भन की टेकरी भोपाल, और माता पार्वती की गुफा मंदिर भोपाल। प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक कहलाता है भोपाल। भोपाल में सर्वाधिक तालाब हैं, और यह एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है। संग्रहालय की बात करें तो मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये है भोपाल में। मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की स्थापना 1956 में हुई थी, और 1994 में राज्य अभिलेखागार का संविलियन भी इसमें किया गया। पुरातत्वीय संपदा के लिए मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। तो पूछा केवल इतना जाएगा कि मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, आपको लगा देना है भोपाल। फिर है हमारा प्रमुख मेले। यहाँ हिल्स देख लीजिए, श्यामला हिल्स यहीं पर है, विंध्याचल भवन यहीं पर है, आगे सब पढ़ेंगे ये सब। प्रमुख मेले देख लीजिए तो भोपाल उत्सव मेला, दशहरा मैदान में भोपाल उत्सव मेला 1 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष लगता है, जो कि 1 जनवरी और 10 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष लगता है। कौन? भोपाल उत्सव मेला। तो ये रटने की बात नहीं है, भोपाल उत्सव मेला के नाम से ही जान जाएंगे आप। कहाँ लगता होगा? भोपाल में, दशहरा मैदान में लगता है, और 1 जनवरी से 10 फरवरी तक लगता है। प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लीजिए तो राजा भोज, जो कि जिन्होंने इस ज़िले को बसाया है, राजा भोज हो गए। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान है। रघुराम राजन के को भी आप जानते होंगे सभी लोग। ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंध रखते हैं। और असद भोपाली, उपदेश अवस्थी, कैफ भोपाली, मंजर भोपाली, वागीश शास्त्री, दिग्विजय सिंह जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान। देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो जन्मस्थली है वो सीहोर ज़िले में आती है। ठीक है, बुधनी के हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि सीहोर ज़िले में आती है। उमा भारती, इनका भी संबंध भोपाल से। श्यामाचरण शुक्ल, इनका भी संबंध है भोपाल से।
और जगदीप, ठीक है। तो इन सब को भी देख लेना है। अब प्रमुख बिंदुओं की बात आती है तो मध्य प्रदेश का एकमात्र इसरो केंद्र MCF 2002 में स्थापित किया गया था। मास्टर कंट्रोल सेंटर जो कि कर्नाटक में है, आपने देखा होगा हासन कर्नाटक में है। इसरो का कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? तो हासन कर्नाटक में है। उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, कहाँ पर? 2002 में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। तो ये भारत का दूसरा केंद्र है। पहला कहाँ पर? हासन कर्नाटक में है, और दूसरा कहाँ पर है? भोपाल में। इसलिए इसका महत्व हो जाता है कि भोपाल भारत का दूसरा केंद्र। मास्टर कंट्रोल सेंटर इसरो का दूसरा मास्टर कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। और पहला कहाँ पर है? तो हासन कर्नाटक में, ठीक है। NGT केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भारत सरकार में है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान को छोड़ करके, मैंने आपको जब संस्थान याद करवाए थे उसमें बताया था कि केंद्रीय कृषि NGT केंद्रीय कृषि संस्थान अभियांत्रिकी संस्थान को छोड़ करके सभी कृषि से संबंधित संस्थान जबलपुर में आते हैं, जबकि NGT केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये भारत सरकार की खंडपीठ है और ये भोपाल में है। भारत सरकार का है, भारत सरकार का द्वारा खोला गया है संस्थान NGT केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो ये कहाँ पर है? ये भोपाल में। बाकी कृषि से संबंधित जितने भी संस्थान होंगे वो सब जबलपुर में मिलेंगे। फिर हरित प्राधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की खंडपीठ भी कहाँ पर है? भोपाल में है। और प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो देखिए दो तरह से याद रख लिए, एक तो भारत है, भारत की कैपिटल क्या है? भारत की कैपिटल, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टेट की कैपिटल। तो हमारी कैपिटल है भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली है, ठीक है। अब भारत की जो औद्योगिक नगरी है वो कौन है? मुंबई, ठीक है। मुंबई है, भारत की औद्योगिक नगरी मुंबई है, या फिर कह सकते फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है ये। और मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? तो ये है इंदौर। इतना समझ लीजिए, फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा टीवी और रेडियो में, ठीक है। टीवी और रेडियो में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पता है कि जो सबसे पहले रेडियो आया है, तो रेडियो आया है कहाँ पर? मुंबई में। सबसे पहले रेडियो कहाँ पर आया है? मुंबई में। और टेलीविज़न सबसे पहले कहाँ पर आया है? तो ये आया है दिल्ली में। टेलीविज़न टेलीविज़न सबसे पहले दिल्ली में आया है, रेडियो सबसे पहले कहाँ है? मुंबई में आया है। इसी तरह से अब ये मध्य प्रदेश में भी फॉलो करेगा। अगर भारत की कैपिटल दिल्ली में सबसे पहले टीवी आई है, टेलीविज़न आई है, दूरदर्शन आया है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में भी सबसे पहले दूरदर्शन आएगा, यानी कि टीवी आएगी। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में अगर सबसे पहले रेडियो आया है, तो मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर में भी सबसे पहले रेडियो आएगा। मतलब रेडियो पहले कहाँ आया? तो ये आया भोपाल में। सॉरी, रेडियो कहाँ पर आया? इंदौर में आया। टीवी कहाँ पे आई? भोपाल पे आई। और देश में देखोगे तो सबसे पहले दिल्ली में टीवी आई, और मुंबई में क्या आया? रेडियो। अब कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो आप कहाँ लगाओगे? भोपाल में। और रेडियो कहाँ लगा दोगे? इंदौर में। फिर है देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। देख सकते हैं भोपाल की प्रमुख मस्जिदें हैं। ताजुल मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी बैठक क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद। और ढाई सरी मस्जिद, ये सबसे छोटी मस्जिद है। ढाई सरी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है। मोती मस्जिद, सदर मस्जिद। तो ये पूछा जाता है कि ताजुल मस्जिद कहाँ है? भोपाल में। ढाई सरी मस्जिद भोपाल, मोती मस्जिद भोपाल, सदर मस्जिद भोपाल। फिर देखिए मछली घर, इसी को एक्वेरियम सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, एक्वेरियम सेंटर, एक्वेरियम सेंटर। तो यही मछली घर है भोपाल। फिर भोपाल में सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय हैं। 6 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय वाले पार्ट में इसको शामिल करेंगे, हम एक एक करके बताएंगे। 2 डिम्ड विश्वविद्यालय और मानित मौलाना आज़ाद है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं सरोजनी नायडू कॉलेज है यहीं पर। मापतौल प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। सीमेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दिसंबर 2009 भोपाल में हुई। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला, तो अभी आपको मैंने बताया 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं भोपाल में।
घनत्व के मामले में सबसे अग्रिम जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में भोपाल तीसरे स्थान पर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में भोपाल का है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन कहाँ है, तो ये भी भोपाल में है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं कुछ फैक्ट आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि जो भी आपसे भूल रहे होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा भोपाल शहर मध्य प्रदेश की कैपिटल है और इसका पुनर्गठन 1956 में भोपाल सीहोर जिले की तहसील मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय जब 1956 में इसका गठन हुआ था, गठन हुआ था, तो भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी। 1972 में यह जिला बना। जो भोपाल है वो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ये भी हमने देखा। झीलों का शहर भी इसी को कहते हैं। इतिहास में देखा हमने राजा भोज ने इसको बसाया था और तालाब का निर्माण, जो बड़ा तालाब है भोज ताल है, इसका निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश जो भोपाल है, भोपाल संभाग है, इसमें 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा हैं। फिर भोपाल की एक रैंक देखी हमने, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल, 855 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। उसके बाद भोपाल में सन 1960 में बिजली का भारी सामान बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से 1960 में। काम कब से शुरू किया, 1964 में, और नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल। भेल ने एक स्कूल चलता है, भेल के द्वारा ही चलाया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय नाम है इसका। ISO प्रमाणित मध्य प्रदेश का पहला स्कूल है। फिर हमने देखा जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो ISO 9001 2008 प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और उसकी स्थापना 1979 में की गई थी। फिर हमने देखा राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी 1994 में स्थापित की गई, कहाँ पर है, भोपाल में। फिर देखा आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कहाँ पर है, ये भोपाल में है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ पर है, भोपाल। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में है। राज्य का खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, तो भोपाल है। राज्य का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र है, भोपाल। राज्य में अंत्योदय योजना का शुरुआती स्थल ईंट खेड़ी गांव, ये भी भोपाल में है। फिर मैंने आपको बताया भारत भवन, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया हैं। फिर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बताया, जिसकी स्थापना 1996 में, वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। तो जो मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बार बार देख रहे होंगे चार्ल्स कोरिया का नाम आता है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो चार्ल्स कोरिया हैं, इन्होंने भोपाल के कितने भवन का निर्माण किया है या उनके वास्तुकार हैं। तो सबसे पहला भारत भवन बताया मैंने, फिर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बताया, पर्यावास भवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भवन, इसका भी इसके वास्तुकार भी हैं चार्ल्स कोरिया। गांधी मेडिकल कॉलेज के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, ताजुल मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसको जाना। इस्लाम नगर मोहम्मद खान ने बसाया। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में पढ़ा। नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है। नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जो हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ राज्य पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, राज्य की पुलिस विभाग द्वारा स्थापित किया गया था हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ, ये भी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया, कम से कम एक बार तो पूछा ही गया होगा, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को 1984 में हुई थी और ये पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसो MIC के नाम से जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस गई थी। और इसके बारे में एक और फैक्ट है, जो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है,
इसके रिसाव से लगभग 20,000 की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और एक नाम है जिनको वीडी गोयंका, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडी गोयंका अवार्ड दिया जाता है किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो 1984 में वीडी गोयंका अवार्ड मिला था किसको? इनका नाम है राजकुमार केसवानी का नाम याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजकुमार केसवानी, इनको मिला था वीडी गोयंका अवार्ड 1984 में। इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने भोपाल गैस कांड का विवरण इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अनेक समाचार पत्रों में छापा था। ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला 1984 में वीडी गोयंका। ये भी पूछा गया वीडी गोयंका पत्रकार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से। फिर है मध्य प्रदेश का संस्कृत अकेडमी। मध्य प्रदेश की संस्कृत अकेडमी कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। देखिए, मध्य प्रदेश की संस्कृति अकेडमी यानी कि कल्चर वाली अकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। और ये संस्कृत विषय के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में एम्स की स्थापना कहाँ की गई? तो ये भोपाल में की गई थी। एम्स ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान है ना, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है। भोपाल में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर चिकित्सा संस्थान स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय संस्थान है। एम्स का नाम क्या है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर है। और ये है भोपाल में 2004 में 20 जनवरी 2004 को स्थापित किया गया था। भोपाल में जो मेनली यूनिवर्सिटी पूछी जाती है तो ये माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान, जो कि अब विश्वविद्यालय है, इस यूनिवर्सिटी को पूछा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का। दर्शनीय स्थल में हमने देखा ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला संग्रहालय, साकेत महल, सदर महल, भारत भवन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, गांधी भवन, वन विहार, चौक, बड़ी और छोटी झील और मछली घर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है, जो भारत की पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। भारत की पहली जो अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी, तो इसके प्रधानमंत्री भोपाल के मौलाना बरकतुल्ला बने थे। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, भोपाल में ही है। तो ये किसके नाम पर है? तो ये मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर है, जो प्रधानमंत्री बने थे कहाँ? 1915 में काबुल अफगानिस्तान में जो अंतरिम निर्वाचित सरकार का गठन हुआ था उसमें पीएम बने थे। कौन? बरकतुल्ला। फिर है राजा भोज विश्वविद्यालय, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी भोपाल में है। और यूनेस्को ने इसे मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है किसको? राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी को, राजा भोज विश्वविद्यालय को। फिर है भोपाल में, तो ये पढ़ चुके हैं इसको कि 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। और वर्तमान समय में भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? तो भोपाल में है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना पूछी जाती है 1985 में की गई थी। फिर इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, जिसको कि 9001 से प्रमाण पत्र दिया गया है। फिर दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। तो इस तरह से भोपाल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो बच गए हैं वो आप टॉपिक वाइज में हम कवर करेंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।